Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. तो शुरुआत करते हैं. आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम जो लक्ष्मीकांत चैप्टर 13 है. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंडिया का असली एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? बहुत लोग ना तुरंत बोलते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं. और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. आज हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, आर्टिकल 74, 75, 163 और 164 क्या कहता है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया. इस सिस्टम में रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास प्रैक्टिकली जो है एक्सरसाइज नहीं होती. ये पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है. मतलब अगर लोकसभा का मेजॉरिटी सपोर्ट चला गया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा. इसी वजह से इस सिस्टम को ना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं. और क्योंकि इसका ओरिजिन ब्रिटेन के वेस्ट मिनिस्टर में हुआ, इसीलिए इसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल या कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है. अब एक एग्जांपल सोचिए कि एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, कैप्टन डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर पूरी टीम ही कैप्टन पर ट्रस्ट ना करे तो कैप्टन ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकता. बिल्कुल वैसे ही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक ही पावर में रहते हैं जब तक लोकसभा उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन करती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में. देखते हैं आर्टिकल 74 क्या कहता है. तो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंडमेंट 1978 के बाद, मतलब 44th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट ना जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं. अगर चाहें तो एडवाइस को एक बार रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा वही एडवाइस आने पर उसे मानना होता है. आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं. ठीक है, बाकी मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और बाकी मिनिस्टर्स को ना प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर. और सबसे इम्पॉर्टेंट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है. स्टेट के लिए एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर आर्टिकल 163 यानी गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके हेड होंगे चीफ मिनिस्टर, है ना, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी मैटर्स में. आर्टिकल 163 हमने यही है. ठीक है, आर्टिकल 164 की बात करें तो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट ना गवर्नर करते हैं, बाकी मिनिस्टर्स गवर्नर चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर अपॉइंट करते हैं. और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं. एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है. एग्जीक्यूटिव हेड की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं, और एक ही एग्जीक्यूटिव होता है. एग्जाम्पल जैसे कि मान लो यूएसए का, है ना. सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से निकलता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल से अथॉरिटी डिराइव करता है. इनके टेन्योर की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना गवर्नमेंट तब तक चलती है जब तक मेजॉरिटी सपोर्ट है. कोई फिक्स टेन्योर प्रैक्टिकली गारंटी नहीं होता, वो तो 5 साल हमने डिसाइड किया है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंडिया में ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट स्पेसिफिकली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन यूएसए में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. इनके ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव रिलेशन की बात करें दिस वन, तो इंडिया में फ्यूज़न ऑफ पावर होता है. मतलब कि मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होते हैं, है ना, या 6 महीने के अंदर ना मेंबर बनना पड़ता है उनको. अगर आप
इलेक्शन में ऐसा होता है कि आप आ जाते हो, फिर आपको मेंबरशिप आपको अपना प्रूव करना पड़ता है। यूएसए में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करते हैं होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग होते हैं, है ना। एक एग्जांपल मान लो, जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट काउंसिल को इमेजिन कीजिए। अगर रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को वोट करके हटा सकते हैं तो सिस्टम पार्लियामेंट्री जैसा है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट फिक्स टर्म के लिए डायरेक्टली इलेक्टेड हुआ हो तो सिस्टम प्रेसिडेंशियल होगा। कैबिनेट गवर्नमेंट या वेस्टमिनिस्टर मॉडल, इसको समझते हैं। तो इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम ना लार्जली ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल से इंस्पायर्ड है, और इस मॉडल की खास बातें हैं कि कैबिनेट ही रियल एग्जीक्यूटिव हैं। मिनिस्टर्स ना जनरली लेजिस्लेचर से आती हैं, कैबिनेट जो है कलेक्टिवली डिसीजन लेती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होती है, और इसी अकाउंटेबिलिटी की वजह से पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछ सकती है, डिबेट कर सकती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है और गवर्नमेंट को आंसरेबल बना सकती है। ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। ठीक है, इनके ना फीचर्स की भी थोड़ी ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो एक क्विक रिवीजन इसका देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम मेजर फीचर क्या है कि रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना। प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच क्लोज रिलेशनशिप होता है, गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज़ करे तो रिज़ाइन करेगी, है ना। लीडरशिप पीसफुली चेंज हो सकती है विदाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इनके जो है इस सिस्टम से ना कुछ इसकी बात कर लें। इस सिस्टम से एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल रहती है, पीपल के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को ना कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रोल बना रहता है। अब हम ना बात कर लेते हैं कुछ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वर्सेस रियल एग्जीक्यूटिव की, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट। तो इंडिया में प्रेसिडेंशियल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चलाते कौन है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यही ना रियल एग्जीक्यूटिव है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पर एक्ट करेंगे। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हेड हैं, लेकिन डे टू डे गवर्नेंस, पॉलिसी बनाना, कैबिनेट मीटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है ना। मान लो एक एग्जांपल कि एक स्कूल इमेजिन कीजिए। स्कूल का चेयरमैन ओनर हो सकता है, लेकिन ना डेली स्कूल प्रिंसिपल चलाते हैं। वैसे ही प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जबकि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के लिए डेली फंक्शनिंग के हेड है ना। अब इनके ना मेजॉरिटी पार्टी रूल को समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का गोल्डन रूल है मेजॉरिटी रूल। लोकसभा में जिस पार्टी या कंडीशन के पास ना मेजॉरिटी होती है, उस पार्टी के लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। अगर किसी पार्टी के पास ना मेजॉरिटी ही ना हो तो गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जांपल 2014 एंड 2019 में बीजेपी को लोकसभा में क्लियर मेजॉरिटी मिली, है ना। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए और उन्होंने गवर्नमेंट अपनी बनाई। लेकिन अगर किसी इलेक्शन में किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो कंडीशन गवर्नमेंट जो है कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है, जैसे 1990s के कई इलेक्शन में ऐसा हुआ था। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। इसका मतलब होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक टीम की तरह काम करती है। कैबिनेट का डिसीजन सब मिनिस्टर के कैबिनेट का डिसीजन ना सारे मिनिस्टर का डिसीजन माना जाता है, चाहे किसी मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन अलग हो। पब्लिक में सबको कैबिनेट डिसीजन सपोर्ट करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन उसको करना पड़ता है। अब एक एग्जांपल सोचिए इंडियन क्रिकेट टीम का। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल हार गई। सिर्फ कैप्टन को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता है ना, पूरी टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इस फीचर्स की वजह से ना एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल रहती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी।
अगली फीचर है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर जनरली एक ही पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग कोलिशन से होती है। सबका कॉमन एजेंडा होता है कि सब एक कॉमन मैनिफेस्टो और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे गवर्नमेंट ना स्मूथली काम करती है। एग्जाम्पल, अगर कैबिनेट का आधा हिस्सा किसी और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे और आधा किसी और को, तो हर डिसीजन पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। इसीलिए ना मिनिस्टर्स नॉर्मली रूलिंग पार्टी या अलायंस के ही होते हैं। बेनिफिट इससे ये होता है कि यूनिटी बनी रहती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होता है एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। फिर आता है डुअल मेंबरशिप। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिनिस्टर्स दो रोल निभाते हैं। एक तरफ वो लेजिस्लेचर का मेंबर होते हैं, दूसरी तरफ वो एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर होते हैं। यानी एक जो है एमपी मिनिस्टर्स भी बन सकते हैं और इसी वजह से जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच क्लोज कोऑर्डिनेशन रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट की बात करें तो अगर कोई मिनिस्टर अपॉइंटमेंट के टाइम पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है तो आर्टिकल 75(5) के अकॉर्डिंग उसे 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना होगा, वरना वो मिनिस्टर नहीं रह पाएगा, उसे हटना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे ना फाइनेंस मिनिस्टर का लो कि वो कैबिनेट के मेंबर भी होते हैं और पार्लियामेंट में बजट भी प्रेजेंट करते हैं। इसी को ना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इससे क्लोज रिलेशनशिप दिखता है, इसको कहते हैं हम, है ना। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अगला इसका जो है फीचर। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अक्सर की स्टोन ऑफ द कैबिनेट कहते हैं या पाइवेट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होते हैं। लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन का लीडर होते हैं। मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करते हैं, पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं, कैबिनेट मीटिंग की लीडरशिप करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं। और इसीलिए प्रैक्टिकली गवर्नमेंट का फेस और चीफ डिसीजन मेकर प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अब एक एग्जांपल सोचिए एक ऑर्केस्ट्रा का, है ना। सब म्यूजिशियन अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेकिन ना पूरी परफॉर्मेंस को कोऑर्डिनेट एक कंडक्टर करता है ना। वैसे ही गवर्नमेंट में हर मिनिस्टर अपना डिपार्टमेंट संभालता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी खो दे या प्राइम मिनिस्टर फ्रेश पब्लिक मैंडेट लेना चाहे तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्व करने की एडवाइस दे सकते हैं। प्रेसिडेंट जनरली ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर एक्ट करते हैं। लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद फ्रेश जनरल इलेक्शन होते हैं, नई लोकसभा इलेक्ट होती है। एग्जाम्पल जैसे 2004 में 13th लोकसभा डिसॉल्व हुई, 2009 में 14th लोकसभा डिसॉल्व हुई। उसके बाद ना नए जनरल इलेक्शंस कराए गए। सो ये फीचर ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जनरली नहीं होती क्योंकि वहाँ जो है लेजिस्लेचर का फिक्स टेन्योर होता है। सीक्रेसी ऑफ द कैबिनेट प्रोसीडिंग। सो कैबिनेट के अंदर जो डिस्कशन और डिबेट होती है ना वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। हर मिनिस्टर ओथ ऑफ द ऑफिस के साथ ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैबिनेट के मेंबर्स बिना किसी प्रेशर के ओपनली अपनी ओपिनियन रख सकें। एक बार कैबिनेट डिसीजन हो जाए तो सब मिनिस्टर उस डिसीजन को पब्लिकली सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल से सोचिए कि आप ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डिस्कशन रूम के अंदर सब ओपनली डिबेट करते हैं, लेकिन फाइनल प्रेजेंटेशन एक ही कॉमन डिसीजन के साथ होती है ना। सो कैबिनेट भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगेन देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल हेड इसके प्रेसिडेंट होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो सिंगल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से अथॉरिटी डिराइव करता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल से अथॉरिटी डिराइव करता है। इनके टेन्योर की बात करें तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तब तक चलती है जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस बना रहे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के टेन्योर फिक्स होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। यूएसए जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशन की बात करें तो इंडिया में ना फ्यूजन ऑफ पावर होता है।
यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर होता है और इसी वजह से दोनों सिस्टम की वर्किंग काफ़ी अलग होती है। डुअल एग्जीक्यूटिव वर्सेस सिंगल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। सो ये कंपैरिजन ना एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी डुअल एग्जीक्यूटिव, इसकी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन या नॉमिनल हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पर एक्ट करते हैं, जबकि एक्चुअल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज करती है। वहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ़ द स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी। उसके सेक्रेटरीज़ या कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर जो है ना एडवाइज़र होते हैं बस, लेकिन लेजिस्लेचर की प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। यही डुअल और सिंगल एग्जीक्यूटिव का सबसे बड़ा कह सकते हो आपकी डिफरेंस है। ठीक है, अब ना हम थोड़ी बात कर लेते हैं मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। इसके क्या मेरिट्स हैं या एडवांटेज कह लो, जो भी। पहला ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट लोकसभा के प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करे तो लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गवर्नमेंट हटा सकती है, यानी कि गवर्नमेंट हमेशा अकाउंटेबल रहती है। दूसरा है स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी इंजॉय करती है तो स्टेबल रहती है। अगर मेजॉरिटी लूज़ कर दे तो बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के नई गवर्नमेंट बन सकती है। एग्जाम्पल कि जनरल इलेक्शन के बाद ना पीसफुली गवर्नमेंट बदल जाती है, किसी रिवॉल्यूशन या मिलिट्री इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तीसरा है प्रमोट डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट वही बनती हैं जिसे लोकसभा में मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव का सपोर्ट हो, यानी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पीपल्स मैंडेट मिलता है। देन आता है फैसिलिटेट क्विक डिसीजन मेकिंग। जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मिलकर काम करते हैं ना तो कई पॉलिसी ना कंपैरेटिवली जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती है, और स्पेशली जब गवर्नमेंट के पास ना क्लियर मेजॉरिटी हो तो। फिर आता है पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो इलेक्शन के बाद या नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद गवर्नमेंट पीसफुली चेंज हो जाती है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी की एक इम्पॉर्टेंट पहचान है। प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। सो पावर एक ही व्यक्ति के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती। कैबिनेट कलेक्टिवली डिसीजन लेती है और पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंटिन्यूसली चेक करती रहती है। इसके कुछ डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो सबसे पहले है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि अगर रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी खो दे तो गवर्नमेंट गिर सकती है और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। फिर है डिपेंडेंसी ऑन मेजॉरिटी। कभी कभी गवर्नमेंट सिर्फ मेजॉरिटी बचाने पर फोकस करती है, जिस वजह से ना माइनॉरिटी व्यू पॉइंट्स को कम इम्पॉर्टेंस मिल सकता है ना। फिर है वीकेंस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसीलिए ना कभी कभी किसी एक मिनिस्टर की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी क्लियरली आइडेंटिफाई करना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। पार्टी डोमिनेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पार्टी डिसिप्लिन की वजह से कभी मिनिस्टर्स या एमपी जो है ना ओपनली अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उन्हें पार्टी लाइन फॉलो करना पड़ता है। फिर है फ्रीक्वेंट चेंजेस। सो हंग पार्लियामेंट या कोलिशन पॉलिटिक्स के दौरान ना गवर्नमेंट जल्दी बदल सकती है, जिससे ना पॉलिसी कंटिन्यूटी अफेक्ट हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि पार्लियामेंट्री डिबेट, डिस्कशन, कमेटी स्क्रूटनी, ये ना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग तो बनाते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है ना, बहुत लेट होता है। अब आता है कि वाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये सिस्टम जो है कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों चूज़ किया। पहला कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, ये सिस्टम एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल बनाता है इसलिए। दूसरा कि ये डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म की है, मतलब इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज हैं, रिलीजन है, कल्चर है, रीज़न है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम कोलिशन और रिप्रेजेंटेशन को अकोमोडेट करने में रिलेटिवली ज़्यादा सूटेबल माना गया। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी गवर्नमेंट बदल सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंटिन्यू रहता है। फोर्थ है हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, दिस वन। ओके, सो
ब्रिटिश पीरियड में ना स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू इंडिया को पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन का कह सकते हो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल चुका था, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस मॉडल को फेमिलियर और वर्केबल माना। देन आता है सुटेबिलिटी। नया इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए ये सिस्टम ज़्यादा प्रैक्टिकल और डेमोक्रेटिक माना गया। एंड देन रिस्पॉन्सिवनेस, यानी गवर्नमेंट ना डायरेक्टली पार्लियामेंट के थ्रू लोगों के क्वेश्चन का जवाब देती है, और इससे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का व्यूज़ देख लेते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कई मेंबर्स ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के सपोर्ट किए, जैसे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने माना कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल और पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर प्रोवाइड करती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो उनका मानना था कि ये सिस्टम ना इंडियन कंडीशन के लिए ज़्यादा सुटेबल है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करें तो उन्होंने कहा कि सिस्टम में एग्जीक्यूटिव हमेशा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के कांटेक्ट में रहती है। के एम मुंशी जी की बात करें तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेमोक्रेसी के हॉलमार्क बताया। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रीजनिंग को देख लेते हैं। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के सबसे बड़े सपोर्टर में से एक थे। उनके हिसाब से ये सिस्टम एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाता है, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट अलाउ करता है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है, पावर को एक व्यक्ति के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होने से रोकता है। इंडिया जैसे डाइवर्स देश के लिए ना सबसे सुटेबल मॉडल है। उनका एक फेमस ऑब्जर्वेशन था कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, बाय परसुएशन एंड बाय रीजन रिजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि डेमोक्रेसी का एसेंस डिस्कशन और अकाउंटेबिलिटी में है, सिर्फ अथॉरिटी में नहीं, है ना। अब जो है हम आखिरी में थोड़े बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वैसे तो हमने इसको देख ही लिया है, 2-3 बार तो हमने देख ही लिया है, तो हम शॉर्टली करेंगे एंड देन रिवाइज कर लेंगे। सो यहाँ पे नॉमिनल प्रेसिडेंट हेड होते हैं, है ना, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है ना। प्रेसिडेंट हेड भी होते हैं स्टेट के और गवर्नमेंट के भी हेड होते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा होता है। यहाँ पे जो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन और पीपल से अथॉरिटी डिराइव करता है। टेन्योर यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ले तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि लेजिस्लेचर के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। डिसोल्यूशन की बात करें तो इंडिया में ना लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता। रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया में ना फ्यूजन ऑफ पावर होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर होता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इनके रिमूवल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट को है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मिलेगा तो हटा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है प्रेसिडेंट को सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस ब्रिटिश सिस्टम। सो सबसे पहले रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और कोडिफाइड है, ठीक है, ये हाँ, और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली ना अनकोडिफाइड है, जो स्टेटस, कन्वेंशंस, जुडिशियल डिसीजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। फेडरल वर्सेस यूनिटरी, यानी इंडिया एक फेडरल पॉलिटी विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जबकि ब्रिटेन एक यूनिटरी स्टेट है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के लॉज को जुडिशियली रिव्यू कर सकती है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता है और इसीलिए पार्लियामेंट के एक्ट्स को कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करते। फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें तो इंडिया में फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रिटन और जस्टिसेबल है। ब्रिटेन में इंडिया जैसा रिटन पार्ट 3 नहीं है। राइट्स अलग अलग लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन से प्रोटेक्टेड होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट। ब्रिटेन में हेरिडिटरी होती है, मोनार्क, किंग या क्वीन होते हैं, है ना। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंडिया में ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्रिटेन में कैबिनेट हाउस ऑफ कॉमन जो होता है के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सुप्रीम है, जबकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेन माना जाता है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन की बात कर लें
तो इंडिया एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जबकि यूके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जबकि यूके में पार्लियामेंट्री सोवरेन माना जाता है। इंडिया में प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर एक्ट करता है, जबकि यूके में मोनार्क प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पर एक्ट करता है। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल रिव्यू दोनों हैं, जबकि यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के रूल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, शैडो कैबिनेट की बात कर लेते हैं। ये क्या है? शैडो कैबिनेट क्या होता है? ये ना मेनली यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है। ऑपोजिशन पार्टी अपने सीनियर लीडर्स को अलग अलग मिनिस्ट्री असाइन करती है, जैसे शैडो फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। इनका काम होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जामिन करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना और ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करना। और ये ऑफिशियल कैबिनेट नहीं होती और इसके पास ना एग्जीक्यूटिव पावर भी नहीं होती, है ना। एक एग्जांपल सोचिए, क्लास में एक मॉनिटर है और दूसरा स्टूडेंट उसके काम पर ना नज़र रखता है और बेटर सजेशंस देता है। तो जो ये शैडो कैबिनेट भी ना गवर्नमेंट के लिए वैसा ही कुछ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करता है। सो इफ़ ए क्विकली रिवाइज, पार्लियामेंट्री सिस्टम डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। इंडिया में क्या है? फ्यूजन ऑफ पावर है। यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर है। इंडिया एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू होता है यहाँ पे, जबकि यूके में अनकॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। सो शैडो कैबिनेट ऑफिशियल अपोजिशन की कह सकते हो ऑल्टरनेटिव कैबिनेट है। तो एक लाइन हमेशा याद रखिए कि इंडिया बोरोड द पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन but modified it according to its own constitutional need by adopting a written constitution, federal structure, judicial review and constitutional supremacy. Okay, thank you everyone. एक जो है, एक बस ये है कि अंडर द एक फैक्ट चेक है जो शायद मुझे लग रहा है कि मिस्टेक किया हो सकता है कि अंडर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ना टेन्योर कहा गया था कि फ़िक्स होता है ना, लेकिन यहाँ ना फिक्स टेन्योर 4 ईयर इन यूएसए है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है ना। डज़ नॉट हैव प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हमारे यहाँ फिक्स टेन्योर नहीं है, फिक्स टेन्योर यूएसए में है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन. इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.